नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इस वीडियो में 20 मई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी हम यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के तहत पहली बार हाल ही में कितने लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है? आपको बतलाया गया था कुल 14 लोगों को पहली बार हाल ही में भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। अच्छा, इसको लेकर विस्तृत जानकारी आपको दिया गया है। अगर आपने कल वाले वीडियो को देखा होगा, अगर एग्जाम में यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाता है, आई होप हमने वो तमाम जानकारी आपको दिया है जो आप आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पर आप लोग क्लासेस को जरूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा, जो लोग एप्लीकेशन पे मेंबरशिप लिए हुए हैं, आप ध्यान रखिएगा, जनवरी से अप्रैल तक का ये करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है, जो मंथली वाला है, वो अपडेट कर दिया गया है। डेली वाला तो डेली अपडेट हो ही रहा है, लेकिन ये मंथली करंट अफेयर्स की जो हम बात करें, तो ये अपडेट कर दिया गया आपके कोर्स में। आप लोग वहां से इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे स्टडी नोट्स मटेरियल जो भी होते हैं, वो तमाम चीज़ें, जिसमें टेस्ट सीरीज भी है, वो तमाम चीज़ें आप इस कोर्स के माध्यम से एप्लीकेशन के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहीं पर ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएगी। अच्छा, अगर आप लोग चाहेंगे ये तमाम चीज़ें हमें टेलीग्राम पर मिले, तो टेलीग्राम पर भी एक पेड ग्रुप संचालित है। रिसेंटली इसकी शुरुआत हुई है, तो आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तमाम प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है, आप लोग देखिए, और इसमें ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो जरूर ज्वाइन हो जाइए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, हाल ही में जारी की गई वार्षिक टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में बिहार के किस संस्थान को विश्व में 115वां और देश में चौथा स्थान मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आईआईटी पटना, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, अर्थात विकल्प नंबर ए। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें हमें एग्जाम पर्पज से याद रखना है, वो तमाम चीज़ों की जानकारी हमने आपके समक्ष रखा है। जैसे कि पहला पॉइंट है कि हालिया जारी वार्षिक टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष 100 की सूची में 2 भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान मिला है। ठीक है, टॉप 100 सूची में अगर बात करें तो इसमें 2 भारतीय विश्वविद्यालय को जगह दिया गया है। इस रैंकिंग में पूरी दुनिया के 1171 संस्थानों को शामिल किया गया, जिनमें कि केरल की महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और चेन्नई की अन्ना विश्वविद्यालय शामिल है। टॉप 100 की जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, टॉप 100 में जो 2 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आप लोग इतनी जानकारी ध्यान रखिए। अब इसी से रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। जैसे अगर हम बात करें नवीनतम रैंकिंग के अनुसार, इस रैंकिंग में या फिर इस रिपोर्ट में, इस सूचकांक में जो शीर्ष यूनिवर्सिटी है, जो शीर्ष संस्थान है, वो कौन कौन से हैं? तो इसमें पहले स्थान पर नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर रही, दूसरे स्थान पर पीएसएल रिसर्च यूनिवर्सिटी पेरिस, और तीसरे स्थान पर हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी या फिर विश्वविद्यालय। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो यहाँ पर वो चीज़ों को आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी आपको हम बतला रहे थे कि टॉप 100 में जो 2 भारतीय संस्थान शामिल हैं, जैसे केरल की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी और चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो आप इस साइड में देख रहे हैं, ये विश्व रैंकिंग इसका दर्शाया गया है। विश्व रैंकिंग में बात करें तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी चेन्नई की ये 81वें स्थान पर रहा, जबकि वहीं पर हम बात करें चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी की, तो ये 96वें स्थान पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि वहीं पर अगर हम और भी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 113वें स्थान पर रहा थारथियर विश्वविद्यालय कोयम्बटूर का, और 115वें स्थान पर रहा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। तो यही एक्चुअली हमने यहाँ पर प्रश्न में पूछा था, किस यूनिवर्सिटी को विश्व रैंकिंग में 115वां और देश में चौथा स्थान मिला। यहाँ पर जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, ये भारत के संदर्भ में हमने इसके रैंकिंग को यहाँ पर रखा है। भारत में ये महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही, उसके बाद दूसरे स्थान पर अन्ना यूनिवर्सिटी, और उसी प्रकार से तीसरे स्थान पर थारियर यूनिवर्सिटी, और चौथे स्थान पर आईआईटी पटना। तो ये चीजें इस रिपोर्ट से संबंधित ध्यान रखने योग्य है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें जो इस रिपोर्ट में जो संस्थानों को शामिल किया गया, पूरी दुनिया से 1171। अब बात करें इस रैंकिंग में सबसे अंतिम पायदान पर किस देश की संस्थान रही या फिर किस देश की यूनिवर्सिटी रही। आप यहाँ पर इस वाले पॉइंट में देखेंगे कि इस रैंकिंग में पाकिस्तान की जियाउद्दीन विश्वविद्यालय सबसे अंतिम स्थान पर रही है। तो आई होप कि आप यहाँ से इतनी सारी जानकारी याद रखेंगे। कोई प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो मुझे लगता है कि यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो फिलहाल से ध्यान रखें। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे।
दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में एड्स से पीड़ित मरीजों की संख्या के आधार पर कौन सा मिलान सत्य है। हमें सत्य मिलान की पहचान करना है। आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई है और इस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम देखें तो जो एक्चुअली यहाँ पर विकल्प में जो मिलान दिया गया है, तो ऐसे में हमें पूछा गया कौन सा सत्य है। तो सत्य विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर सी यानी कि जो तीसरा स्थान है ये बिहार का है। खास करके जो एक्चुअली हम बात करें एड्स से पीड़ित मरीजों की संख्या के आधार पर, ठीक है, तो इसमें बिहार तीसरे स्थान पर है। जबकि पहले स्थान पर जो है ये है उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। अभी ये चीजें हम आपको बतलाएंगे, ध्यान पूर्वक सभी को देखिए। देखिए पहला पॉइंट है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में एड्स से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रहा है। इस मामले में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरे स्थान पर है। यानी कि उत्तर प्रदेश पहले और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और बिहार इस मामले में वर्तमान में तीसरे स्थान पर है। और बिहार में अगर हम जिलों के क्रम में बात करें, जिलों की श्रेणी में बात करें, तो बिहार में सबसे अधिक एड्स के मरीज जो मिले हैं वो पटना मिले हैं। एड्स में नहीं बल्कि यहाँ पर के होगा, एड्स के मरीज पटना में मिले हैं। तो ये भी चीजें इसमें कही गई इस रिपोर्ट में, जरूर इसको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर आपको एक जानकारी ये भी दे दूं कि बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अनुसार पूरे बिहार में 1,56,000 HIV एड्स के मरीज हैं, जिनमें कि 86,000 से अधिक मरीजों को चिन्हित किया जा चुका है और 70,000 लगभग 70-75,000 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है जो कि बिहार से संबंधित है। ये जानकारी अभी हाल ही में बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी किया गया। तो ये चीजें भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इस बीमारी को लेकर पहले भी कई बार कई तरह के पहल किए गए हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट बनता है जिसे आपको ध्यान रखना है। इस बीमारी के बचाव के लिए 18 मई 1997 को मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एड्स वैक्सीनेशन डे मनाने की घोषणा की थी और तब से हर साल ये 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये जानकारी आपको यहाँ से आपको ध्यान अवश्य रखनी है। अब देखिए यहाँ पर एड्स की बात हो रही है तो आप लोगों को ये भी बता दूं कि विश्व एड्स दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है और 2023 में जो विश्व एड्स दिवस मनाया गया है इसका जो निर्धारित थीम जो था ये था समुदायों को नेतृत्व करने दें। तो फिलहाल यहाँ से इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान अवश्य रखना है। तो ये तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वरिष्ठ वकील और नेता चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं कपिल सिब्बल। यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको लेकर जानकारी मैं आपको दे दूं। पहला पॉइंट है कि हाल ही में 16 मई 2024 को कांग्रेसी नेता व वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। आपको ये भी ध्यान रखना कि वर्तमान जो अध्यक्ष थे आदिश अग्रवाल, जो मतलब मौजूदा अध्यक्ष रहे, ये तीसरे स्थान पर है। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना। जबकि दूसरे स्थान पर उनके प्रतिद्वंदी प्रदीप रॉय रहे जो उन्हें कड़ी टक्कर दिया। तो ये चीजें भी ध्यान रखिए। तो अब जो मतलब नियुक्त हुए हैं कपिल सिब्बल, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए और उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो आदिश अग्रवाल का, जो कि इस मतलब चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे। कुल मिला के बात यहाँ पर यह कि यह चौथी बार है जब कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। पहली बार वो 1995 में, फिर 1997 में, फिर 2001 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के यानी कि SCBA के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये चीजें ध्यान रखें। यहाँ पर आप कपिल सिब्बल को तस्वीर में देख सकते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो इसे आसान शब्दों में समझिए कि जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के अभ्यास करने वाले वकील यानी कि प्रैक्टिसिंग वकील शामिल होते हैं। तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, अर्थात जो अभ्यासरत वकील होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो इसी के अध्यक्ष अभी बने हैं कौन, तो कपिल सिब्बल। और यहाँ पर एक जानकारी ये भी है कि वर्तमान में रचना श्रीवास्तव इसके उपाध्यक्ष हैं और विक्रांत यादव वर्तमान में इसके सचिव भी हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इतनी सारी जानकारी ध्यान रखने योग्य है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मौजूदा वो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। आप इनका जो पूरा नाम है ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है। और वहीं पर दूसरी ओर अगर हम बात करें पटना हाई कोर्ट के बारे में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 44वें व मौजूदा, यहाँ पर ध्यान रखना 44वें मौजूदा जो मुख्य न्यायाधीश है यह है कृष्णन विनोद चंद्रन पटना हाईकोर्ट के। पटना हाईकोर्ट को लेकर कई सारी जानकारी हमने आपको दिया है जो कि आपको याद रखना है। ये चीजें आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले
कपिल सिब्बल को लेकर कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष हमने रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से निकल कर आती है, क्योंकि ये खबरों में है तो इनको लेकर कुछ जानकारी आप जरूर ध्यान रखिए। जो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखा है उसे बस ध्यानपूर्वक आपको देखना है। देखिए, पहला पॉइंट है कि इनका जन्म यानी कि कपिल सिब्बल का जन्म 8 अगस्त 1948 को पंजाब के जालंधर में हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में सिब्बल ने कई विभागों में मंत्री के रूप में कार्य भी किया। वे पहली बार 1998 में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा सदस्य बने थे। उन्हें 1989 में भारत का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था और 1994 में संसद में उपस्थित होने वाले एकमात्र वकील बने थे और साथ ही साथ 2006 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और रिसेंटली वे चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो कपिल सिब्बल को लेकर जितनी जानकारी आपसे पूछा जा सकता है संभवतः तो यहाँ पर हमने आपको बतला दिया है। चलिए, अब जो हम लोग बात कर रहे थे पटना हाईकोर्ट को लेकर, पटना हाईकोर्ट को लेकर ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। यहाँ पर ये जो प्रश्न है कई बार कई एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ये प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं। एक तो कॉमन ये है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, लेकिन दूसरी ओर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पटना हाईकोर्ट ने किस तिथि से अपना कार्य प्रारंभ किया था। तो दोनों स्थिति में आप यही आंसर करेंगे 3 फरवरी 1916। और वर्तमान में जो इसके चीफ जस्टिस हैं यह है कृष्णन विनोद चंद्रन, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये केरल के रहने वाले हैं और 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये ध्यान रखिए, उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है। जो वर्तमान में मतलब 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं कृष्णन विनोद चंद्रन, तो उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है। वे 2025 तक इस पद पर अपनी सेवा देंगे। अब यहाँ पर इन सबके अतिरिक्त पटना हाईकोर्ट से जुड़ी हुई 20 महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष है। इनमें से कुछ आपके एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछे भी गए हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा, तमाम जो पॉइंट यहाँ पर हमने लिखे हैं वो सभी को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा। सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं, जैसा कि अभी हम आपको बतला रहे थे। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपको याद होनी चाहिए पटना हाईकोर्ट से रिलेटेड। चलिए, फिलहाल हम इसे स्किप करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले कई बार आपको बतला दिया है। हम यहाँ पर अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला चौथा प्रश्न है कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म मंथन को हाल ही में 18 मई 2024 को प्रदर्शित किया गया। यानी कि इस फिल्म की जो बात कर रहे हैं मंथन की, यहाँ पर ये 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग हुआ। और बताएं कि यह फिल्म किस वर्ष रिलीज हुआ था। ठीक है, ये फिल्म किस वर्ष आई थी या फिर किस वर्ष रिलीज हुई थी। तो वर्ष था 1976, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि यह फिल्म मंथन श्वेत क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन के दुग्ध सहकारी आंदोलन से प्रेरित एक हिंदी फिल्म थी। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में दुग्ध क्रांति का जनक या फिर श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को, जो कि आपको ध्यान रखना है गुजरात के आनंद में जो अमूल जो डेयरी है, तो इसके जो संस्थापक हैं ये हैं वर्गीज कुरियन। और उस दौर की बात करें तो दूध का जो उत्पादन था वो भारत में बहुत ही कम हो रहा था। पूरी दुनिया में जो मतलब आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक जो गायें थी वो भारत में थी, लेकिन सबसे कम जो दूध का उत्पादन होता था वो भारत में ही होता था। तो इसी से प्रेरित होकर ये फिल्म मतलब ये बना है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और ये फिल्म श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित है, यानी कि जो इसके डायरेक्टर का नाम अगर आपसे पूछे तो श्याम बेनेगल है। और ये फिल्म 1976 में रिलीज किया गया था, ये जानकारी ध्यान रखिए। इस फिल्म को लेकर कई चीजें और भी आपको ध्यान रखना है। यह पहली भारतीय फिल्म थी, ऐसी पहली भारतीय फिल्म थी जिसे क्राउड फंडिंग यानी कि गुजरात में 5 लाख किसानों से 2-2 रुपये चंदा लेकर बनाया गया था। ये भारत की पहली ऐसी फिल्म थी जो क्राउड फंडिंग के आधार पर यह तैयार हुई थी। और रिपोर्ट जो कहती है, जो खास करके आपको ध्यान रखना है, 5 लाख किसानों से 2-2 रुपये चंदा लेकर यह फिल्म को बनाया गया था। आप यहाँ पर फिल्म के पोस्टर को देख सकते हैं। और आपको ध्यान रखना, हाल ही में 18 मई 2024 को फ्रांस में आयोजित 70वें वार्षिक कांस फिल्म फेस्टिवल में इसे प्रदर्शित किया गया या फिर इस फिल्म का स्क्रीनिंग किया गया है। और जो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं इस 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल की, ये 14 मई को इसकी शुरुआत हुई है। 25 मई 2024 को यहाँ पर कांस फ्रांस में आयोजित होना है। ठीक है, मतलब ये इस दौरान 14 से 25 मई के बीच, 25 मई को इसका समापन होगा। तो ये चीजें यहाँ पर इस महोत्सव को लेकर, इस फिल्म फेस्टिवल को लेकर भी ध्यान रखना है। अच्छा, अब जो हम बात करेंगे यहाँ पर एक्चुअली जो हम चर्चा कर रहे थे वर्गीज कुरियन की, तो यहाँ पर वर्गीज कुरियन को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट है। जैसे हम श्वेत क्रांति की जो बात कर रहे थे, तो भारत में
13 जनवरी 1970 को श्वेत क्रांति या फिर दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई थी और इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है या फिर इस नाम से भी जाना जाता है। तीनों एक ही है। अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर देखिए, श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड, ये तीनों का उद्देश्य यही था कि दूध उत्पादन में भारत को सक्षम बनाया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक दो जानकारी हमने ये भी लिखा है कि भारत वर्तमान में दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पूरे विश्व की बात करें और वैश्विक स्तर पर दूध उत्पादन में 23% तक का योगदान देता है वर्तमान में अपना भारत। लेकिन उस समय 1970 के दशक में भारत में दूध उत्पादन जो होता था वो बहुत कम होता था। लेकिन आंकड़े ये भी कहते हैं कि सर्वाधिक जो पशु थे, जो खास करके गाय हो गए, तो ये सबसे अधिक जो संख्या थी वो भारत में ही थी। इसके बावजूद भी दूध का उत्पादन यहाँ पर कम होता है। तो इसी का परिणाम है जो ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति या फिर दुग्ध क्रांति जो चलाई गई, तो इसी का ये परिणाम है कि भारत इसमें सक्षम हो पाया। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी ध्यान रखें। अच्छा, वर्गीज कुरियन को लेकर पहले ऑलरेडी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, आप सभी को मालूम होगा। ये तमाम चीजें आप लोग प्रीवियस वर्षों के प्रश्न पत्र में देखते होंगे। अच्छा, बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र है वो चीजें आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप पर और साथ ही साथ बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर भी उपलब्ध कराया गया है। आप लोग दोनों जगहों से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम आज के अब पांचवें प्रश्न पे। ये पांचवा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत भारतीय सेना के किस पूर्व अधिकारी का निधन हाल ही में गाजा के राफा शहर में हुआ है? इनका नाम क्या है? और ये बहुत ज्यादा अभी खबरों में, इनका निधन अभी हाल ही में हुआ है, इनका नाम क्या है? तो वैभव अनिल काले, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दूं, हाल ही में 13 मई 2024 को पूर्व भारतीय सेना अधिकारी कर्नल वैभव अनिल काले का गाजा के राफा शहर में उनके वाहन पर हमले के बाद उनकी मौत हो गई। वे गाजा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग के एक स्टाफ सदस्य के रूप में कार्यरत थे और वे 40 वर्ष के थे। और आपको ध्यान रखना है, 40 वर्ष से अनिल काले महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इनका जो मूल स्थान था जहाँ के रहने वाले थे, ये महाराष्ट्र भारत के रहने वाले थे। तो इतनी सारी जानकारी इनके बारे में ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर राफा शहर में जो खास करके इनके वाहन पर हमला हुआ, जिसके बाद दुर्घटना स्थल पर ही, मतलब दुर्घटना स्थल पर नहीं बल्कि इनका इलाज चला, उसके बाद इन्होंने दम तोड़ दिया, इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर जो तस्वीर में आप देख रहे हैं वैभव अनिल काले। आपको यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी मैं दूं, जैसे कि हम बात कर रहे थे गाजा में एक्चुअली ये हमला हुआ था। तो गाजा पट्टी इजराइल से सटा हुआ एक छोटा और लंबा क्षेत्र वाला इलाका है जहां पर फिलिस्तीनी लोग रहते हैं और यहीं से फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की जो एक आतंकी संगठन है हमास, तो हमास के आतंकियों ने रॉकेट से इजराइल पर हमला किया था। देखिए यहाँ पर अगर हम दोनों की बात करें, हमास और इजराइल की, तो दोनों के बीच जो युद्ध चल रही है वो पिछले कई महीनों से चल रही है और इसको लेकर समय समय पर कई सारी जानकारी हमने आपको दिया है। लेकिन दो जानकारी यहाँ पर अतिरिक्त है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट में आप लोग देखेंगे, ध्यान से आपको समझना है। देखिए पहला पॉइंट है कि हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने अभियान को अल अक्सा फ्लड नाम दिया था, जबकि इजराइल ने अपने जवाबी अभियान का नाम दिया था सोर्ड्स ऑफ आयरन। यानी कि इसको समझिएगा, हमास ने इजराइल के खिलाफ जो अभियान छेड़ा, जो रॉकेट यहाँ पर दागे हैं इजराइल पर, तो इस अभियान को हमास ने नाम दिया अल अक्सा फ्लड। उसके बाद इजराइल ने जो अपना जवाबी अभियान शुरू किया उसे नाम दिया था सोर्ड्स ऑफ आयरन। ये चीज़ें पहले भी हम आपको बतला चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप लोग इसको रिवीजन पर्पज से ध्यान रखिएगा, इसको पढ़िएगा और ये चीज़ें आपको भूलना नहीं है। कई बार होता है कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं आप लोग और अब वो चीज़ें आप एग्जाम में गलत करते हैं। बस ये यही वजह से होता है कि चीज़ों के समय समय पर आपने रिवीजन नहीं दिया। रिवीजन देते रहेंगे तो ये निश्चित तौर पर वो चीज़ें लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। ठीक है, इस सीरीज की यही विशेषता है कि चीज़ों को यहाँ पर आप तो सीखते ही हैं, लेकिन जो पीछे आप पढ़ चुके हैं उसका भी रिवीजन यहाँ से हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं हमास और इजराइल के बीच, ये खास करके संघर्ष की, जो युद्ध की, इसके पीछे मूल जो विवाद की जो जड़ है वो क्या है? देखिए यहाँ पर इस वाले पॉइंट में लिखा गया कि इजराइल में रहने वाले यहूदी और फिलिस्तीन में रहने वाले मुसलमानों के बीच विवाद की जो मूल वजह है, ये अल अक्सा मस्जिद का परिसर है, जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो हमास और इजराइल के बीच जो खास करके जो विवाद है वो इसी मस्जिद या फिर मस्जिद परिसर को लेकर है। चलिए फिलहाल यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आप तस्वीर में देख रहे हैं यही है अल अक्सा मस्जिद का परिसर, इसी को लेकर ये विवाद चल रहा है और इतना नुकसान भी अभी देखने को मिला है पिछले एक साल में। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे, कुछ जानकारी मैं आपको यहाँ पर अतिरिक्त देने वाला हूँ, इस वाले पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का जो खिताब है ये फिलिस्तीन के मोहम्मद सलीम को दिया गया।
अब यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन देखिएगा जो हमने आपके समक्ष रखा है, जिसमें मोहम्मद सलीम की तस्वीर, जिसमें एक 36 वर्षीय फिलिस्तीनी महिला इनास अबू पमार, एक बच्ची जो कि उनकी भतीजी है, इनकी कफन से लिपटा शव हाथ में ली हुई है। इसी तस्वीर को विजेता चुना गया, जो आप यहाँ पर इस तस्वीर को देख रहे हैं। तो यह तस्वीर हमास फिलिस्तीन के इजराइल युद्ध के दौरान 17 अक्टूबर 2023 को गाजा के खान यूनिस शहर में लिया गया था, ये ध्यान रखेगा। अच्छा, एक कॉमन जानकारी जो अभी हम आपको बतला रहे थे, हमास को लेकर आपसे पूछा जा सकता है कि हमास क्या है। तो जैसा कि अभी हम आपको बतला रहे थे, जो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि हमास क्या है, तो ये फिलिस्तीन में सुन्नी मुसलमानों का एक आतंकी संगठन है। ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए, फिलहाल इतनी सारी बातें। अच्छा, यहाँ पर ऊपर में जो आपको दिख रहा है, ये दो तस्वीर, जैसे एक तो नाम दिया गया इस वाले को आइस बेड और इस वाले को वेल बॉयज। अब यहाँ पे जो अवार्ड मिला है, दोनों की जानकारी आपके समक्ष है, ऑलरेडी पहले हम आपको बतला चुके हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है किस कैटेगरी में कौन सा अवार्ड मिला है। अब यहाँ पर फिलहाल से स्किप करते हैं, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हालिया जारी मूडीज रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा, इसे बढ़ाकर किया गया 6.6%। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है साथ ही, अगले वित्त वर्ष में यानी कि 2025-26 में 6.2% की दर से वृद्धि करने का आकलन किया गया है। और वर्तमान में अगर हम बात करें, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे तेजी से ग्रोथ कर रही है। इसकी जानकारी कल वाले वीडियो में हमने आपको दिया था। अच्छा, यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं रेटिंग एजेंसी मूडीज की, लेकिन इसके अतिरिक्त कई और भी संस्था है जिसके द्वारा भारत की जो ग्रोथ रेट है इसका आकलन किया गया है। जैसे अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में यानी कि 2024-25 जो वर्तमान में वित्त वर्ष चल रही है, तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। किसने? तो आरबीआई ने। वहीं पर आगे हम बात करें एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और पिच रेटिंग्स ने 7% की दर से वृद्धि की भविष्यवाणी की है। जबकि वहीं पर एस&पी ग्लोबल रेटिंग यानी कि एस&पी का जो पूरा नाम होता है ये होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, तो इसके द्वारा और साथ साथ मॉर्गन स्टैनली के द्वारा ये 6.8% की दर से वृद्धि करने की उम्मीद जताई गई है। बात यहाँ पर हो रही है भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट की। देखिए, कल वाले वीडियो में जो जानकारी हमने आपको दिया था संयुक्त राष्ट्र से ये संबंधित था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 0.7% से बढ़ाकर ये 6.9% कर दिया है। तो ये ध्यान रखिए। और संयुक्त राष्ट्र ने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि मौजूदा समय में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है, सबसे तेजी से ग्रोथ कर रही है। ये बातें संयुक्त राष्ट्र के इसी रिपोर्ट में कही गई थी। तो फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखिए। और अर्थव्यवस्था की बात हुई है, जीडीपी की बात हुई है, तो ऐसे में कल वाले वीडियो में हमने बिहार के संदर्भ में आपको जानकारी दिया था। हालांकि ये रिपोर्ट 2023 में ही आई थी, लेकिन इसको लेकर हमने पुनः से आपको रिवाइज कराया था कि भारत का नहीं बल्कि बिहार का जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहा 2022-23 में, ये रहा 10.64%, जो कि अगर हम राज्यों के क्रम में देखें तो बिहार इस मामले में अन्य सभी राज्यों से मतलब कि सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा। बिहार इसमें पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर असम, तीसरे स्थान पर दिल्ली रहा था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये भी आपको ध्यान रखना है कि बिहार को ये जो मुकाम हासिल हुआ है प्राथमिक सेक्टर में बेहतर कार्य करने पर, ये बिहार ने ये उपलब्धि हासिल की है। पिछले वीडियो में हम अर्थव्यवस्था की संरचना को लेकर आपको जानकारी दे रहे थे कि अर्थव्यवस्था की अगर हम संरचना की बात करें तो उसे सामान्यतः 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इन तीनों के संदर्भ में जो चीजें आपको ध्यान रखना है वो क्लियर आसान शब्दों में यहाँ पर हमने लिखा है, और कल हमने इस पर विस्तृत चर्चा किया था। और आपको हमने ये भी बताया था ये एक ऐसा टॉपिक है अर्थव्यवस्था की संरचना, यहाँ से पहले कई दफा प्रश्न बने हैं। ठीक है, आई होप कि आपने कल इसे अच्छी तरीके से पढ़ा, और आज यहाँ पर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इसे देख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसे आज हम स्किप करते हैं, चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एडवांस गाइडेड रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफलतापूर्वक ट्रेनिंग परीक्षण किया है। तो इसका परीक्षण अभी हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा किया गया। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, पाकिस्तान ने हाल ही में 15 मई 2024 को एडवांस गाइडेड रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफलतापूर्वक ट्रेनिंग परीक्षण किया है। और इसके बारे में इसकी विशेषताओं की बात करें तो फतह 2 एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जिसकी जो रेंज है ये 400 किलोमीटर है,
और आपको ये भी ध्यान रखना फतह 2 सैटेलाइट और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लैस है, जो कि अपने लक्ष्य पर सटीक हमला कर सकता है। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये पाकिस्तानी सेना की जो ताकत है, वो अधिक कर देगी, वो बढ़ा देगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फतह 2 को पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ S-400 किलर का नाम देते हैं। दरअसल S-400 एक रूसी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे भारत ने खरीदा है। यानी कि भारत के संदर्भ में ये पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञों द्वारा जो कहा जा रहा है, ये फतह 2 S-400 का किलर है, इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। ये सारी बातें कही गई है पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञों के द्वारा। तो ये अभी खबरों में पुनः से आई है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास है S-400, ये रूस द्वारा निर्मित है, यानी कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, रूस से ही भारत ने इसे खरीदा है। देखिए, यहाँ पर आपको एक जानकारी हमने अतिरिक्त दिया है कि भारत अभी तक अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस के S-400 पर निर्भर है। लेकिन डीआरडीओ ने नवंबर 2023 में स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की योजना तैयार की है, जिसे कि प्रोजेक्ट कूश नाम दिया है। ये ध्यान रखिएगा, इसकी जानकारी इसी सीरीज में हमने आपको दिया था, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। चलिए, फिलहाल यहाँ पर इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस पेश किया है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा जापान। आप सभी को मालूम है कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में हमेशा से आगे रहा है और हाल ही में जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया है, जो कि अब 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से काम करता है। और अभी हाल ही में इसे पेश किया गया है जापान के द्वारा, यही एक्चुअली प्रश्न में पूछा गया था। देखिए, यहाँ पर इसकी कुछ और भी विशेषताओं की बात करें तो यह 330 फीट से अधिक दूरी तक 100 गीगाबिट प्रति सेकेंड, यानी कि 100 जीबी प्रति सेकेंड की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, जो कि मौजूदा 5G प्रोसेसर की तुलना में 20 गुना ज़्यादा है। ओवरऑल स्पीड देखी जाए तो 5G फ़ोन की स्पीड से 500 गुना तेज है। ये ध्यान रखें, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, 6G दुनिया में आएगी। आप इसके स्पीड का अंदाज़ा यहाँ पर भी लगा सकते हैं, जो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा है कि 330 फीट से अधिक दूरी तक ये 100 गीगाबिट प्रति सेकेंड, गीगाबिट यानी कि जीबी प्रति सेकेंड, 100 जीबी प्रति सेकेंड ये डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, ये इसकी स्पीड होगी। ठीक है, समझ लीजिए कितना फास्ट ये होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जापान की ओर से तैयार इस डिवाइस को कई कंपनी ने पार्टनरशिप के तहत बनाया है। इसमें जो कंपनियां शामिल है, जैसे कि डोकोमो, एनटीटी कॉर्पोरेशन, एनईसी कॉर्पोरेशन और फुजित्सु, ये कई कंपनियां हैं जो कि इसमें मतलब कह सकते हैं संलग्न है इसके निर्माण में। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में अमेरिका, चाइना, जापान और भारत जैसे देशों में 6G तकनीक पर काम हो रही है या फिर काम कर रही है, ये सारे देश। हालांकि वर्तमान में भारत में जो संचालित हो रही है 4G एकदम अच्छे तरीके से हो रही है। 5G का मतलब ये खास करके अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ, लेकिन हो चुका है कई जगहों पर 5G शुरू हो चुकी है, पूरी तरह से नहीं हुई है। ठीक है, तो 6G अभी आने में टाइम लगेगा, ये अभी खास करके इस पे काम चल रहा है भारत में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन तीनों देशों के मध्य यानी कि त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला हाल ही में 15 से 17 मई 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अभी हाल ही में कोच्चि, केरल में आयोजित हुआ है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कार्यशाला का जो आयोजन है हाल ही में कोच्चि, केरल में INS द्रोणाचार्य पर किया गया और इसका आयोजन तिथि आपको ध्यान रखना 15 से 17 मई 2024। 15 को शुरू हुई थी, 17 को ये समाप्त हुआ। ये 3 दिवसीय ये आयोजन था और ये इसका दूसरा संस्करण था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दूसरा संस्करण था और तीनों देशों के मध्य आयोजित होने वाला यह इस अभ्यास का दूसरा संस्करण था। पहले संस्करण की बात करें तो 20 से 21 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया था। ये भारतीय नौसेना का पोत सहाद्री इसमें भाग लिया था। तो ये जानकारी आप ध्यान रखेंगे, ये त्रिपक्षीय अभ्यास है और ये अभी हाल ही में कोच्चि, केरल में आयोजित हुआ। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सैन्य सहायता प्रदान की है? तो करेक्ट आंसर होगा केन्या या फिर कीनिया, कई जगहों पर कीनिया आपको दिखता है। देखिए, आपको बता दूं कि भारत सरकार ने हाल ही में बाढ़ से प्रभावित केन्या को $1 मिलियन यानी कि $10 लाख की सैन्य सहायता प्रदान की है। अच्छा, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, $1 मिलियन यानी कि $10 लाख की सैन्य सहायता भारत ने कीनिया को दिया है। यहाँ पर हमने वह लिखा है कीनिया या फिर केन्या, जो है ये पूर्व अफ्रीकी देश है या फिर पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। यहाँ की जो राजधानी ये है नैरोबी और इस देश का जो नाम है ये माउंट केन्या के नाम पर पड़ा है, केन्या या फिर केन्या। तो ये जानकारी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट 11वां प्रश्न है कि हाल ही में 16 मई 2024 को सिक्किम राज्य का 49वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बताएं कि 1975 में भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। बात हो रही है यहाँ पर सिक्किम की। तो सिक्किम जो है भारत के 22वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था 1975 में। ठीक है, विकल्प नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए, प्रत्येक वर्ष 16 मई को सिक्किम राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 मई 1975 को सिक्किम भारत के 22वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। देखिए, सिक्किम को भारतीय संविधान के 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत शामिल किया गया। सिक्किम की जो राजधानी यह है गैंगटोक, और इस राज्य की यानी कि सिक्किम की जो सीमा है ये 3 देशों के साथ लगती है, जिसमें चीन, नेपाल और भूटान है। यहाँ पर आप सिक्किम की स्थिति को मैप पर देख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सिक्किम है, इधर आपको नेपाल दिख रहा है, ये चाइना है और ये भूटान है। ये कुल 3 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है सिक्किम, चाइना, नेपाल और भूटान। अब यहाँ पर देखिए, बात हो रही है यहाँ पर सिक्किम की स्थापना दिवस की। तो ऐसे में अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था अपना बिहार, और रिसेंटली 2024 में बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये चीजें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष की स्थिति को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि 18 मई को। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 2024 में जो इसका निर्धारित थीम है ये शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय, यानी कि म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। ये 2024 का इसका निर्धारित थीम है। तो यहाँ से इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में चंद्रमा पर पहली बार चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की अपनी योजना का अनावरण किया है। पिछले वीडियो में जानकारी आपको विस्तृत तौर पर हमने दिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, जो जानकारी हम आपको पेड ग्रुप को लेकर दे रहे थे, तो जो लोग ज्वाइन करने के इच्छुक हैं जरूर इसे ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने का प्रोसेस हमने आपको बताया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है व्हाट्सअप नंबर, इस पर BPSC 70 लिखकर मैसेज करना है अगर आपको सैंपल चाहिए। अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके इस स्कैनर को स्कैन करते हुए ये जो QR कोड आपको दिख रहा है इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं, इस UPI ID पर आप पेमेंट कर सकते हैं, और जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको भेजना है। और आपको जो मटेरियल इसमें मिलेंगे आपके बिहार के एग्जाम के लिए, वो सिलेबस आधारित नोट्स होंगे, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज होगा, प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र होगा BPSC का, और बिहार के एग्जाम का एक स्पेशल हम आपको प्रश्न पत्र का मतलब प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र का संकलन देंगे। एक बड़ा सा PDF होगा जिसके माध्यम से बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, और भी कई चीजें स्पेशल नोट्स वगैरह होते हैं, वो चीजें हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करते हैं। इसी कोर्स को आप लोग चाहें तो एप्लीकेशन पे भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है BPSC वाला कोर्स, आप लोग दोनों जगहों में कहीं से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में अपने सहपाठियों के साथ हमारे बारे में चर्चा जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको ज्वाइन कर सके और अधिक से अधिक लोगों की यहाँ से हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।